हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री के ही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्राइबल मूवमेंट्स। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को हम 3 फेजेस में देखते हैं। सबसे पहले आता है ट्राइबल वर्ल्ड, देन रूरल वर्ल्ड और उसके बाद आता है अर्बन। आज जो हमारा एम्फेसिस रहेगा दैट इज़ ऑन द ट्राइबल वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखेंगे 1857 के रिवोल्ट के बाद से क्या क्या मूवमेंट्स ट्राइबल एरियाज़ में हुई। इससे पहले की तो हमने देख ली, रामसोई एंड ऑल, कुकी, वो सब देख लिया हमने। पर अब देखेंगे कि 1857 के बाद की मूवमेंट्स कौन कौन सी थी। अब ब्रिटिशर्स को था कि जितने भी फॉरेस्ट के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको हम ही यूज़ करें, कैसे भी करके उसको हम कमर्शियलाइज़ करें, कमर्शियलाइज़ करके उससे हम प्रॉफिट को गेन करें। उन्होंने फेक कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए ज़मींदारों के नाम पर और ये बोल दिया उनको कि ये ज़मीन आपकी है। तो दे स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द ट्राइबल रीजन। और ये जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे इनका एक फार्मूला था दैट इज़ जल, जंगल एंड ज़मीन। तो जल, जंगल एंड ज़मीन के फार्मूला पे ये चला करते थे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुरू कर दिया 1864 के अंदर। सारा 1857 के बाद ही देख रहे हैं हम टाइम पीरियड। तो इन्होंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुरू कर दिया 1864 के अंदर। अब ये जो ट्राइबल्स थे इन्होंने एक टर्म यूज़ करी जिसको बोलते हैं दिकू। दिकू वर्ड इन्होंने यूज़ किया था आउटसाइडर्स के लिए, चाहे वो ब्रिटिशर्स आ रहे हैं फॉरेस्ट वाले एरिया में जहाँ पे ट्राइबल्स ने ऑक्यूपाई करके रखा था रीजन, या फिर ज़मींदार आ रहे हो या फिर मनी लेंडर्स आ रहे हो, डजेंट मैटर। तो इनके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया दैट इज़ दिकू। ये सारे इनके लिए आउटसाइडर थे, लोकल ज़मींदार, मनी लेंडर्स, रेवेन्यू कलेक्टर, मर्केंट्स आ रहे थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो इन सभी के लिए एक ही वर्ड है दैट इज़ दिकू। दिकू मतलब आउटसाइडर्स। ट्राइबल्स के हिसाब से ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनका जो रिलेशन है, ट्राइबल्स का जो रिलेशन है फॉरेस्ट के साथ, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं, जैसे नाइक दास रिवोल्ट हो जाते हैं और कच्चा नागा रिवोल्ट होता है, मुंडा, बिरसा मुंडा के नाम से भी आप जानते हो, कुकीज़ रिवोल्ट हो जाता है, चेंचू रिवोल्ट होता है, रंपा रिबेलियन, नागा रिवोल्ट। तो ये सारे चलते हैं, वन बाय वन इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अबाउट द नाइक दास रिवोल्ट, इन्होंने क्या क्या किया। तो ये 2 बार इमर्ज करता है, एक बार 1858 से लेके 59, 1 साल के लिए लगभग ब्रिटिशर्स ने इनको बिठा दिया। फिर दोबारा से ये रिवोल्ट होता है 1868 के अंदर, लगभग 10 साल का गैप है, 10 ईयर्स का गैप आ जाएगा। तो ये जो नायक दास हुआ करते थे, एक फॉरेस्ट ट्राइब हुआ करती थी, कौन से एरिया की, तो जहाँ पे आपको पंचमहल हिल्स मिलती हैं, पंचमहल हिल्स वाले एरिया में ये नायक दास फॉरेस्ट ट्राइब हुआ करती थी। गुजरात में मिल जाएगी आपको, अगर मैप पे देखोगे तो कुछ इस रीजन के अंदर मिल जाएगी आपको पंचमहल हिल्स। यहाँ पे कौन हुआ करते थे, यहाँ पे हुआ करते थे नायक दास। नायक दास क्या थे, ये फॉरेस्ट ट्राइब थी, ऑब्वियसली फॉरेस्ट में ही होंगे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी इंटरफेरेंस की और जो एक्सपेंशन की, वो यहाँ तक भी आ पहुँची, गुजरात के रीजन तक भी आ पहुँची। तो नायक दास रिवोल्ट के जो मेन लीडर हैं रूप सिंह जो हैं, और उनके साथ जोरिया, ये दोनों यहाँ पे लीड करेंगे इस मूवमेंट को, नायक दास रिवोल्ट को। ठीक है, रूप सिंह और जोरिया भगत। अब ये जो रिबेलियन था इट वाज लेड बाय तोमासूरा ने कहाँ पे ये लीड किया था, तो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जो ये रिबेलियन था इट वाज लेड बाय तोमासूरा और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। तो गुजरात में तो देख लिया हमने, यहाँ वाले एरिया में दैट इज़ रूप सिंह एंड जोरिया। पर सेम रिबेलियन चल रहा है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, क्योंकि ट्राइब्स फैली होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं डिफरेंट फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो रूल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस रिबेलियन को, वो हैं तोमासूरा। उसके बाद मरकांगगिरी उड़ीसा वाले एरिया में अब क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स आ रही थी, अजीब से राइट्स दे दिए थे ब्रिटिशर्स ने, किसको, मनी लैंडर्स को, ज़मींदार्स को, मर्केंट्स को, कि आप जाओ वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करो जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अजीब से कस्टमरी राइट्स भी दे दिए थे ओवर द फॉरेस्ट एरियाज़। और अगर सेंट्रल एरिया के अंदर देखोगे यहाँ पे, तो ये जो नायक दास रिवोल्ट था, ये सारा चोड़ावर्मन जो हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पे, चोड़ावरम जो हुआ करते थे उन्होंने इस रीजन में कंट्रोल किया, यहाँ पे लीड किया। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवोल्ट आता है दैट इज़ द कच्चा नागा रिवोल्ट। कच्चा नागा रिवोल्ट जो है ये चलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ शंभू दान। शंभू दान यहाँ पे मेन लीडर हैं, शंभू दान।
तो जो कच्चा नागाज हैं चाचर के, विच इज़ इन द असम रीजन, अब उस टाइम पे तो असम ही वर्ड यूज़ करेंगे ना, क्योंकि अभी नागालैंड तो 1947 के बाद बनेगा, तो यहाँ पे असम ही हुआ करता था उस टाइम पे। तो ये जो कच्चा नागा रिवोल्ट है ये कहाँ पे होता है, 1882 के अंदर, असम वाले एरिया के अंदर। उसके बाद आता है मुंडा या फिर उलगुलान अपराइजिंग भी जिसको हम बोलते हैं, मुंडा अपराइजिंग या फिर उलगुलान अपराइजिंग बोलते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे झारखंड रांची वाले एरिया में, यहाँ पे आ जाओ रांची। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा मेन लीडर की तरह निकल के आते हैं, बिरसा मुंडा जो है यहाँ पे मेन लीड की तरह आते हैं। 1899 टू 1900 का टाइम पीरियड है। और जो बिरसा मुंडा थे इनको पहले घर से निकाल दिया गया था और इनके पेरेंट्स ने बोला था कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ है, तो कुछ खाने के लिए लाया जाए। ये इनको घर से निकाल दिया जाता है। एक दिन एक कब्र में जो है किसी को दफनाया जा रहा था, डेथ हुई थी, काफ़ी एलीट फैमिली से था। कैसे पता चलता है कि एलीट फैमिली से था, क्योंकि खाना जो इसके साथ पैक किया था बॉडी के साथ वो बहुत मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे उसके अंदर। तो इन्होंने देखा मुंडा जी ने कि इतना सारा खाना एक मृत आदमी के लिए क्या ही करेगा, तो जैसे लोग इनको दफना के गए इन्होंने ये खाना उठाया और अपने घर ले गए। तो पेरेंट्स ने पहले तो बड़ा वर्शिप वगैरह किया कि हाँ खाना आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने वो जब पता चला किसी ने चुगली कर दिया कि ये खाना तो कब्र में से लेके आए थे, तो उसके बाद इनको दोबारा से घर से निकाल दिया था। उसके बाद माना जाता है कि ये जो बिरसा मुंडा जी थे इनके पास कुछ पावर्स थी, विजडम था, तो उसके बाद लोग इनको पूजना शुरू कर देते हैं। तो जब इन्होंने रिबेलियन क्रिएट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, लोगों को समझाया कि कैसे ब्रिटिशर्स उनके एरिया को यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो एक्सपांशन कर रहे हैं, तो उसके बाद इनको एक टाइटल भी मिला था उलगुलान का। उलगुलान का मतलब है ग्रेट ट्यूमल्ट, ठीक है, ग्रेट ट्यूमल्ट। तो कम्युनिटी ने ये नाम दिया था। इसके अलावा धरती अब्बा का भी टाइटल दिया जाता है। धरती अब्बा किसको दिया जाता है, बिरसा मुंडा को ही दिया जाता है। तो ये जो ट्राइबल्स के राइट्स वगैरह सारे एक्सप्लॉइट हो रहे थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स के थ्रू या मनी लैंडर्स के थ्रू, जिनको दिकू या फिर सूद्स भी बोला जाता था, मतलब आउटसाइडर्स। और उसके अलावा बहुत सारे ट्राइबल्स को ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे बाय मिशनरीज। उसके बाद आते हैं ओरांव ट्राइब के ऊपर। ओरांव ट्राइब की अगर बात करें तो देवर बेस्ड इन छोटा नागपुर रीजन। ये छोटा नागपुर में आ जाएगी, सीएनपी छत्तीसगढ़ वाला एरिया सारा, ये झारखंड का एरिया सीएनपी, छोटा नागपुर प्लेटो जिसको बोलते हो आप। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी जो ओरांव ट्राइब जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ओरांव ट्राइब जो रिवोल्ट क्रिएट करती है वो जात्रा ओरांव की लीडरशिप में करती है, जात्रा ओरांव। तो ओरांव ट्राइब के बारे में आप आज भी सुनते होंगे। और इस मूवमेंट को ये और क्या बोलते हैं, ताना भक्त मूवमेंट भी बोलते हैं। 1920 के बाद ताना भक्त मूवमेंट जो थी वो गांधीयन नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। इसके बाद आता है कुकीज़ रिवोल्ट। आज भी ये कम्युनिटी आप सुनते हो कहाँ पे, मणिपुर के क्षेत्र में। मणिपुर में आपने देखा ना, मणिपुर इज़ बर्निंग, बार बार ये न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं। तो वहाँ पे कितनी एट्रॉसिटी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसे ऐसे एडवांस्ड वेपन्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जैसे अपनी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के पास नहीं है। कहाँ से आ रही है इतनी फंडिंग, ये सारे क्वेश्चन अराइज करते हैं मणिपुर वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे कुकी सुनी होगी आपने, नागा सुनी होगी, ठीक है, मेती सुनी होगी। तो मेती को एसटी स्टेटस इन्होंने डिमांड रखी है कि हमें भी एसटी स्टेटस दिया जाए, उसी के खिलाफ भड़के हुए हैं कुकी एंड नागा। खैर इसको डिटेल में नहीं अभी करेंगे। तो ये कुकीज़ रिवोल्ट पहले भी हो चुका है, पर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 से लेकर 1918 उस टाइम पीरियड में अगर देखें तो मणिपुर के जो लोग थे उन्होंने भी डिमांड करा था कि हमें भी रिक्रूट किया जाए। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला था हम मणिपुर के लोगों को भी रिक्रूट करेंगे, पर जो कुकी चीफ थे उन्होंने मना कर दी थी। और 1917 के अंदर तो उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इट हैज़ बीन वेरियसली कॉल्ड एंग्लो कुकी वॉर भी बोलते हैं इसको, या फिर ज़ोगाल, क्योंकि ब्रिटिशर्स को मना करा तो लड़ाई तो करनी पड़नी थी। इसके बाद आता है चेंचू रिवोल्ट का टाइमलाइन चलता है 1921 टू 1922 तक का। अब जो ट्राइबल पीपल थे नल्ला हिल्स विच इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आते हैं बिकॉज ये अजीब से फॉरेस्ट लॉज लेके आ रहे थे। और लीडरशिप किसकी थी चेंचू रिवोल्ट में, तो के हनुमंथा। तो ही वॉज द मेन लीडर ऑफ चेंचू रिवोल्ट ड्यूरिंग 1921 टू 1922। इन्होंने पल्लानाडु ऑर्गेनाइज किया था, एक तरह का फॉरेस्ट सत्याग्रह था ये,
पलनाडु, ये जो था ये फॉरेस्ट सत्याग्रह था एक तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो उन्होंने लॉज बनाए थे। इसके बाद आता है रंपा रिबेलियन। रंपा रिबेलियन की अगर बात करें तो इसको मन्यम रिबेलियन भी बोला जाता है। अलूरी सीताराम राजू, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, अलूरी सीताराम राजू जी जो थे वो मेन लीडर थे रंपा रिबेलियन के, अलूरी सीताराम राजू। ये जो रिबेलियन था ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। 1882 के अंदर जो मद्रास के फॉरेस्ट राइट एक्ट आए थे विशाखापट्टनम में, तो मद्रास में और विशाखापट्टनम में, तो दैट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द रंपा रिबेलियन। मद्रास के जो फॉरेस्ट एक्ट था वो इम्प्लीमेंट करा गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम वाले एरिया में भी, तो दैट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। और ये जो ट्राइबल्स थे इनको मना कर दिया था कि आप एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद आता है नागा रिवोल्ट। नागा रिवोल्ट अगेन असम वाले एरिया में जाएंगे हम। आज के बात करें तो नागालैंड, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रानी गाइदनल्यू। पहले तो नाम था गाइदनल्यू, ठीक है, पर इनकी जो ब्रेवरी थी उसको देख के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इनको टाइटल दिया था रानी का। तो जो सोशियो रिलीजियस रिवाइवलिज्म था और एंटी ब्रिटिश कैरेक्टर थे उसकी वजह से ये मूवमेंट इमर्ज करती है। और जो सेक्ट था इनका वो था हेरक्का। हेरक्का वॉज द सेक्ट ऑफ दीज नागास, ठीक है, हेरक्का सेक्ट का नाम है, बुद्धिज़्म होता है, जैनिज़्म होता है, इनका हेरक्का हुआ करता था। और किसने एस्टेब्लिश किया था ये सेक्ट? तो जदोनांग वॉज द मेन लीडर अगेन हेयर। तो हेरक्का मूवमेंट 1929 टू 33 का टाइम पीरियड है, ये एक फिर रिलीजियस मूवमेंट बन गई। हेरक्का जैसे मैंने बताया ये सेक्ट है एक तरह का, तो जब ये मूवमेंट इमर्ज करती है तो ये रिलीजियस मूवमेंट बन गई थी। किसने लीड करी? तो हाइपू जदोनंग ने ये मूवमेंट लीड करी थी। उसके बाद रानी गाइदनल्यू, जैसे ही जदोनंग जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद रानी गाइदनल्यू ने सीट संभाल ली थी। तो अभी तो टाइम पीरियड चल रहा है 1933, 1949 तक ये जेल में ही रहे थे, बाद में इनको निकाल दिया गया था और गाइदनल्यू को टाइटल दिया गया था रानी का। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गाइदनल्यू ने जिस तरह से ब्रिटिशर्स को सप्रेस किया था, तो 1932 में इनको प्रिजन में रख दिया, जेल में रख दिया। 17 साल की उम्र में, जब ये 17 साल की ही थी, लाइफ इम्प्रीजनमेंट में रख दिया था इनको। और जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस किया था कि आपको हम जेल से निकाल लेंगे। तो जब शिलोंग जेल में ये मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू गाइदनल्यू से, तो उनको टाइटल दे देते हैं रानी का। तो ये कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स थी, ट्राइबल रिवोल्ट्स थे आफ्टर 1857। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।